हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग पिंग 73 साल का हो चुका था और बूढ़े होने की वजह से वो अपनी बीवी के साथ ऑल हेवन स्टार सिस्टम के एम्परर की कुर्सी को छोड़कर अपने फादर से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ वांग लिंग ने वांग पिंग को अपनी सारी कहानी बता दी थी और बता दिया था कि कैसे वांग पिंग का जन्म हुआ। ये जानने के बाद वांग पिंग अपनी वाइफ के साथ एक माउंटेन विलेज में अकेले रहने के लिए चला जाता है, जहाँ पर कुछ साल गुजर गए थे। एक दिन हम देखते हैं कि वहाँ थंडर सेलेस्टियल हॉल का मैसेंजर आ गया था, जिसका नाम ली डाउसी था और वो संजय से कहता है कि मुझे जुमू की तलाश है, जो कि एक थंडर सेलेस्टियल हॉल का फेक मैसेंजर बनने की कोशिश कर रहा है। जो बोलते वो जुमू को सर्च करने के लिए पूरे के पूरे प्लेनेट रानियन में अपने स्पिरिचुअल सेंस को फैला देता है और डाउसी का स्पिरिचुअल सेंस इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरे के पूरे प्लेनेट के सारे मॉर्टल्स बेहोश हो गए। लेकिन ली डाउसी वांग लिंग को सेंस नहीं कर पाता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगा था, पर अचानक ही उससे कुछ दिखाई दिया। वो देखता है पूरे के पूरे प्लेनेट का हर एक मॉर्टल बेहोश हो चुका है सिवाय एक इंसान के, और वो था वांग पिंग, जिसके सामने ली डाउसी आते हुए कहता है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, आखिर तुम मेरे स्पिरिचुअल सेंस से बेहोश कैसे नहीं हुए। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ ली डाउसी यहाँ वांग पिंग के सामने आकर कह रहा था कि तुम वाकई में इंटरेस्टिंग हो, तुम आखिर मेरे स्पिरिचुअल सेंस से बेहोश क्यों नहीं हुए। दूसरी तरफ ली डाउसी को देखकर जहाँ सब लोग घबरा जाते थे, वांग पिंग को जरा भी डर नहीं लग रहा था। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि आखिर तुम कौन हो। जिस बहादुरी ने तो ली डाउसी को भी सरप्राइज कर दिया था, और वो वांग पिंग की बॉडी की तरफ देखता है, जहाँ उससे एक ब्लैक कलर का ऑरा उसके पैरों के पास सेंस हुआ। ये देखकर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा अब मैं समझा कि आखिर तुम्हें मुझसे डर क्यों नहीं लग रहा, वो इसी वजह से क्योंकि तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो। जो कहते हुए ली डाउसी एक कदम लेकर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, तभी अचानक हम देखते हैं कि वांग पिंग की बॉडी के पास छुपा हुआ वांग लिंग का इल्यूजन यिन पपेट फिर से बाहर की तरफ निकलते हुए ली डाउसी पर हमला कर देता है, जिन दोनों के टकराव की वजह से पूरा की पूरा घर कोलैप्स कर गया। और हम देखते हैं कि ली डाउसी को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था, उल्टा वो हंसते हुए उस सोल पपेट को पीछे की तरफ धकेलकर कहता है कि मजा ही आ गया, ये तो एक पी ग्रेड का इल्यूजन यिन पपेट है। यहाँ वो इल्यूजन यिन पपेट लगातार ली डाउसी पर अटैक करता जा रहा है, लेकिन ली डाउसी के सामने वो पपेट कुछ भी नहीं था। उल्टा ली डाउसी खुश होते हुए कह रहा था कि यहाँ के आने का ट्रिप मेरा बेकार नहीं गया, मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे यहाँ आने के बाद इतना सारा कीमती ट्रेजर मिल सकता है। ये सब कहते हुए सोल पपेट को पैर से पकड़कर साइड की तरफ पटकते हुए कहता है कि मैं सोल सेल टेक्निक की मदद से जानना चाहता हूँ कि आखिर इस सोल पपेट को किसने बनाया है। ये कहते हुए अपने सोल सेल टेक्निक को एक्टिवेट करके तेजी से वांग पिंग की तरफ भेजने लगा, जो कि किसी थंडर चेंज की तरह दिखाई दे रहे थे। और चूंकि वांग पिंग एक मॉर्टल है, तो इन सोल चेंज की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन ली डाउसी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग पिंग भी अपनी बीवी को बचाने के लिए उसे कवर कर लेता है। तभी सीन शिफ्ट होकर उसी लम्हे दूर बैठे किंग शुआई सिटी के अंदर मौजूद वांग लिंग पर आ जाता है, जो कि वाइन पी रहा था, और वो अचानक वाइन की कप को जोर से टेबल पर दे मारता है। सभी सर वांग लिंग ने गुस्से के साथ कहा कि फ्रीज, और इसी के साथ हम देखते हैं कि हर एक चीज पूरा की पूरा प्लेनेट अपनी ही जगह पर फ्रीज हो चुका था। जो देखकर तो ली डाउसी भी शॉक हो गया था, क्योंकि पूरे प्लेनेट का एक पत्ता भी वांग लिंग की मर्जी के बगैर नहीं हिल रहा। और तभी अचानक हम देखते हैं कि वांग लिंग भी टेलीपोर्ट करते हुए ली डाउसी के सामने आ जा, जहाँ से वांग लिंग के प्रेशर से उन थंडर सोल चेंज में क्रैक पड़ने शुरू हो गए थे और वो चकनाचूर हो गए। उसी के साथ सब कुछ दोबारा से अनफ्रीज हो जाता है। यहाँ वांग पिंग अपने फादर को देखकर काफी जरा खुश हो गया था कि उसका फादर उसे बचाने के लिए आ चुका है। दूसरी तरफ ली डाउसी भी वांग लिंग को अपने सामने देखकर थोड़ा सा घबरा गया था। वो अपने मन में सोच रहा था कि ये आदमी सेकंड स्टेप कल्टीवेटर तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्यों है कि मैं इस आदमी की कल्टीवेशन को नहीं देख सकता। इवन कि वो वांग लिंग को सेंस भी नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर वांग लिंग ने प्लेनेट रानियन के बाकी के मॉडल्स की कंडीशन भी देख ली थी, जो कि वांग लिंग को अंदर ही अंदर गुस्सा दिला रही है। और वो ली डाउसी से कहता है कि तुम थंडर सेलेस्टियल हॉल के मैसेंजर हो ना, जिस पर ली डाउसी सवाल करते हुए पूछता है कि हाँ, और तुम कौन हो। ये सुनकर वांग लिंग कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ वांग पिंग में स्किंगी और खुद को लेकर टेलीपोर्ट करते वहाँ से दूर जाने लगा। जो देखकर तो ली डाउसी को गलतफहमी हो जाती है कि शायद वांग लिंग उससे डरकर भाग रहा है, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें भागने की इतनी भी जल्दी क्या है। वांग लिंग यहाँ पर उड़ते हुए प्लेनेट रानियन की खाली स्पेस में चला जाता है, जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। जहाँ से साथ ही वांग लिंग ने वांग पिंग और मिस किंगी की बॉडी के आसपास एक बैरियर क्रिएट कर दिया था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ली डाउसी भी वांग लिंग को फॉलो करते करते उसके पीछे आ चुका है, जो कि अपनी थंडर्स की पावर को एक्टिवेट करते हुए बड़ी एटीट्यूड के साथ कह रहा था कि उस सोल पपेट को मेरे लिए पीछे छोड़ जाओ, उसके बाद मैं तुम तीनों की जिंदगी को बख्श दूंगा। जिस पर वांग लिंग जवाब देते हुए कहता है, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं बख्शने वाला, क्योंकि सिर्फ अगर मैं एक सेकंड भी देर से आता तो तुम्हारे हाथों मेरे बेटे की जान चली गई होती, और ये बात मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। तुमने अपनी हद पार कर दी है, अब चाहे तुम जो मर्जी हो तुम यहाँ पर मरोगे। और ये कहते साथ ही वांग लिंग अपने स्टाफ को जमीन पर मारते हुए फिर से अपने इल्यूजन यिन पपेट को बाहर की तरफ समन कर चुका, जो कि ली डाउसी पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर दूसरी तरफ ली डाउसी भी अपने पास
पास से थंडर स्टाफ बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि बेवकूफ बुड्ढे, जो बोलती वो अपने स्टाफ को जमीन पर मारते हैं। उसके थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए इल्यूजन पपेट को पीछे की तरफ धकेल देता है। साथ ही सर वो कह रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम्हारे पास ये इल्यूजन पपेट क्यों ना हो, फिर भी मैं थंडर सेलेस्टियल हॉल का मैसेंजर हूँ, तुम चाहकर भी मुझे नहीं हरा सकते। जो कहती वो थंडर एनर्जी को अनलीश करके अपने स्टाफ के अंदर इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिसे वो एक पावरफुल थंडर अटैक में कन्वर्ट करके फर्स्ट इल्यूजन पपेट पर हमला करवा चुका। और ये थंडर अटैक इतना सारा पावरफुल था कि इल्यूजन पपेट उसके सामने नहीं टिक पाता, वो हवा में ही गायब हो जाता है। जबकि साथ ही साथ ये थंडर अटैक सीधे वांगलिंग की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। जहाँ जब ब्लास्ट का धुआं हटा तो ली डाउजी की आंखें पटी की पटी रह गई थी, क्योंकि उसे देखने को मिला कि उसके थंडर अटैक को तो वांगलिंग ने सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया है। सर वांगलिंग कह रहा था कि ये मामूली थंडर एनर्जी मुझे हराने के लिए काफी नहीं। ये कहते साथ ही वांगलिंग अपने एंशिएंट थंडर ड्रैगन की थंडर एनर्जी को यहाँ पर समन करने लगा, जो कि ली डाउजी के थंडर एनर्जी के सामने तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग दिखाई दे रही थी, मानो ऐसे कि जैसे कि एक चींटी पहाड़ के सामने खड़ी हो। वांगलिंग की जो थंडर एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा प्योर थी, इवन कि ली डाउजी भी यहाँ पर हैरान होते हुए कह रहा था कि ये तो थंडर एट्रीब्यूशन डिवाइन एबिलिटी है। अच्छा तो अब मैं समझा, तुम ही हो वो ज़ूमू जो कि थंडर सेलेस्टियल हॉल का मैसेंजर बनने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर दूसरी तरफ वांगलिंग अपने थंडर अटैक को उसकी तरफ थ्रो करते हुए कहता है कि असली थंडर एनर्जी का जरा सा मजा चख लो। जिस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर ली डाउजी अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए पूरी कोशिश करता है उस अटैक को ब्लॉक करने की, लेकिन वांगलिंग की थंडर एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि ली डाउजी उसे ब्लॉक नहीं कर पाता और वो सीधा जाकर ली डाउजी की बॉडी से टकरा गई, जिसके वेव चारों तरफ फैल गए थे। बंगिंग और विस्किंग भी ये फाइट देख रही थी। यहाँ जब धुआं हटा तो हम देखते कि ली डाउजी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, साथ ही साथ उसका स्टाफ भी चकनाचूर हो चुका है। वो वांगलिंग की तरफ देखकर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारा कल्टीवेशन स्टेज क्या है, जो सुनकर वांगलिंग भी कुछ देर के लिए खामोश हो गया था और वो कहता है कि मेरा कल्टीवेशन स्टेज, क्योंकि एक लंबा अरसा गुजर गया था कि वांगलिंग ने अपनी कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल नहीं किया था। आखिरी बार वांगलिंग ने उस रेस्टोरेंट के अंदर अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया था वांगपिंग को बचाने के लिए, और आज इतने दिनों बाद वांगलिंग फिर से अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग ने यहाँ पर अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन की पावर को एक्टिवेट कर दिया, जिसमें दो ब्लैक एंड व्हाइट ड्रैगन समन हो जाते हैं। ली डाउजी भी इस डोमेन को देखकर थोड़ा सा घबरा गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी के साथ वांगलिंग का ऑरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उसकी कल्टीवेशन स्टेज निर्वाणा, सोल फॉर्मेशन, सोल ट्रांसफॉर्मेशन और साथ ही साथ इसी तरह करते हुए धीरे धीरे असेंडेंट तक पहुँच रहे थे, जो देखकर तो ली डाउजी को घबराहट होने लगी थी। वो अपने मन में कह रहा था कि ये आदमी कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं लगता, वो तो बस सिर्फ अपने मन ही मन में यही दुआ कर रहा था कि इस आदमी का डोमेन, उम्मीद करता हूँ कि सेकंड स्टेप कल्टीवेशन स्टेज में ना हो, नहीं तो आज की बैटल से उसका जिंदा निकलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगपिंग भी ये सब कुछ देख रहा था और वो कहता है कि फादर अब मुझे समझ आने लगा है कि आखिर आप मुझे कल्टीवेशन करने क्यों नहीं देते थे। ये सब कहते हुए वो थोड़ा सा परेशान हो रहा था। तभी मिस किंगी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिससे वांगपिंग को थोड़ा सा दिलासा मिला। दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि यहाँ वांगलिंग का ऑरा लगातार इंक्रीज होता जा रहा था और उसका कल्टीवेशन स्टेज असेंडेंट के मिड लेवल पर पहुंच जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो वांगलिंग का लाइफ एंड डेथ डोमेन था वो ऑलरेडी अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर चुका है और वो असेंडेंट के लेट स्टेज पर पहुंच चुका है, जो देखकर तो वांगलिंग भी सरप्राइज हो गया था। उससे पता ही नहीं चला कि कब उसका लाइफ एंड डेथ रेल्म असेंडेंट के लेट स्टेज की पीक पर पहुंच चुका है। इसके बाद वांगलिंग के ऑरा ने आगे बढ़ना बंद कर दिया था, जो देखकर ली डाउजी के मन को थोड़ा सा चैन मिला। वो अपने मन में खुश होते हुए कह रहा था कि चलो ये तो अच्छा है कि ये कल्टीवेटर अभी फर्स्ट स्टेप कल्टीवेशन स्टेज में है। अगर इसका डोमेन कल्टीवेशन के सेकंड स्टेप में इंटर कर गया होता और साथ ही साथ इसका ये इल्यूजन पपेट भी होता, फिर मैं इस मामले को आसानी के साथ नहीं निपटा सकता था। ये सब कहते ली डाउजी ने यहाँ जोर जोर से इवल्स की तरह हंसना शुरू कर दिया। सती सर वो वांगलिंग से कह रहा था तो क्या इन मामूली से कल्टीवेशन स्टेज के साथ तुम थंडर सेलेस्टियल हॉल के मैसेंजर बनने की नकल कर रहे थे, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन वांगलिंग से ज्यादा थी। इसलिए वो यहाँ पर अपने थंडर की पावर को दोबारा से एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ थंडर सेलेस्टियल हॉल के असली मैसेंजर की ताकत। ये कहते उसकी थंडर एनर्जी आसमान में इकट्ठा होने लगी और उसका प्रेशर पूरे के पूरे प्लेनेट रानियन में फैल जाता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि ली डाउजी जोर से अपना हाथ जमीन पर मारते ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि डिवाइन थंडर बीस्ट मैं तुम्हें समन करता हूँ। जो कहते साथ ही वहाँ पर थंडर एनर्जी का एक बहुत बड़ा बॉल बन गया था। साथ ही सारा में ली डाउजी की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि कह रहा था कि सिर्फ वो लोग ही जिनके पास इस तरह का डिवाइन थंडर बीस्ट हो वही थंडर सेलेस्टियल हॉल के मैसेंजर बनने की काबिल है। जो टाइटल तुमने धोखे से हासिल करने की कोशिश की इसकी सजा सिर्फ मौत है। सिर्फ तुम नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा के पूरा क्लैन आज के दिन खत्म कर दिया जाएगा। ये सब कहते हुए ली डाउजी ने यहाँ पर अपने डिवाइन थंडर बीस्ट को समन कर लिया था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग उसकी तरफ देखकर हंसते हुए मजाक में कहता है कि अभी तक तो तुम्हारी इस थंडर बीस्ट का सीन भी नहीं आया, बल्कि इसे तो तुम्हें थंडर बीस्ट भी नहीं कहना चाहिए। चलो मैं तुम्हें असली डिवाइन थंडर बीस्ट दिखाता हूँ। और ये कहती वांगलिंग ने अपने
हॉन थंडर बीस्ट को बाहर की तरफ समन करना शुरू कर दिया, जिसका सिर्फ और ही इतना सारा खतरनाक था कि उसकी वजह से ली डाउसी और साथ ही साथ उस डिवाइन थंडर बीस्ट के दिल में खौफ बैठ गया। वांगलिंग के सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट को देखकर तो ली डाउसी अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग का सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट उस मामूली से थंडर बीस्ट पर फिर से हमला कर चुका, जिसकी वो बुरी तरीके से धुलाई करने लगा। ली डाउसी ये सब देखते हुए कह रहा था कि ये तो सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट है, जो कि हमारे थंडर सेलेस्टियल हॉल के सिर्फ कुछ कोर एल्डर्स के पास ही होता है। आखिर ये इतना कीमती बीस्ट इस नकारा इंसान के पास कैसे आ गया? ये तो इसके पास पूरी तरीके से फजूल है। मुझे अब इस आदमी को हर हाल में जान से मारना होगा ताकि मुझे वो सोल पपेट और साथ ही साथ ये सीक्रेट बीस्ट मिल सके। जो कहती ली डाउसी ने फौरन अपने पास से एक सोड राशन बाहर निकाल लिया था, जिसे वो हवा की ऊंचाइयों में बेचकर अचानक से चकनाचूर करवा देता है। जिस सोड के अंदर बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग एनर्जी स्टोर्ड थी, जो कि नीचे की तरफ गिर रही थी, लेकिन वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ रहा था। वो और फॉर्म वॉक करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। तभी अचानक ली डाउसी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि थंडर सेलेस्टियल ट्राइबोल्यूशन एक्टिवेट। जो कहती हुए आसमान से हेवनली ट्राइबोल्यूशन थंडर यहाँ वांगलिंग पर गिराने के लिए तैयार हो गया था, जिसे देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने भी अपने सेलेस्टियल ब्रश को बाहर की तरफ निकाल लिया और वो जवाब देते हुए कहता है कि हेवन के नीचे ये सारे के सारे थंडर्स मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते और तुम्हारा ये थंडर ट्राइबोल्यूशन भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कहती वांगलिंग ने अपने सेलेस्टियल ब्रश को यहाँ नीचे की तरफ टच करते हुए फिर से एंशिएंट थंडर ड्रैगन को बाहर की तरफ समन कर लिया, जो कि तेजी से ऊपर की तरफ जाते हुए हेवनली ट्राइबोल्यूशन थंडर एनर्जी को फिर से निकल जाता है। ये देखकर तो ली डाउसी भी सरप्राइज हो गया था, उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। वो हैरान होते हुए कहता है कि ये डिवाइन एबिलिटी तो मुझे थंडर सेलेस्टियल हॉल ने खुद पर्सनली दी थी, लेकिन ये भी इसके खिलाफ कोई काम नहीं कर रही। आखिर ये लड़का इतनी आसानी के साथ मेरी थंडर डिवाइन एबिलिटी इसको काट कैसे रहा है? जब तक वो यहाँ पर ये सब कह रहा था तब तक हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ एंशिएंट थंडर ड्रैगन ने उसकी सोड के सारे टुकड़ों को जलाकर राख कर दिया, जिसकी वजह से ली डाउसी खून की उल्टियां कर रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि एंशिएंट थंडर ड्रैगन ने फिर से एक थंडर अटैक ली डाउसी पर भी चल दिया, जिसे ब्लॉक करने के लिए ली डाउसी ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी। इस पावरफुल अटैक को चलने के बाद हम देखते हैं कि वो एंशिएंट थंडर ड्रैगन वापस से वांगलिंग की बॉडी के अंदर जाकर समा गया, जिसकी वजह से वांगलिंग को भी थोड़ा सा बैकलैश झेलने को मिला था। दूसरी तरफ ली डाउसी यहाँ इस अटैक को ब्लॉक करने के बाद अपने मन में कह रहा था कि मेरे फुल पावर अटैक के बावजूद भी मैं इस आदमी को जान से नहीं मार पाया। आखिर ये आदमी है कौन जिसके पास इल्यूजन सोल पपेट भी है? ये सब सोचने के बाद ली डाउसी धीरे धीरे से वांगलिंग की तरफ बढ़ते उससे कहने लगा कि तुम्हारी ये थंडर डाउ है वो मेरी थंडर पावर से ज्यादा खतरनाक है। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अगर हम दोनों की कल्टीवेशन इक्वल होती तो अब तक मैं यकीनन जान से मारा जा चुका होता, लेकिन अफसोस की बात ये है कि तुम अभी तक सिर्फ एक असेंडेंट स्टेज की कल्टीवेटर हो, जो कि कल्टीवेशन के फर्स्ट स्टेप का स्टेज है, जबकि दूसरी तरफ मैं कल्टीवेशन के सेकंड स्टेप में इंटर कर चुका हूँ। ये कहते ली डाउसी ने अपनी इल्यूजन रेल्म की पावर्स को अनलीश करना शुरू कर दिया। सभी सर वो वांगलिंग को बता रहा था कि फर्स्ट स्टेप की चाहे जितनी मर्जी पावरफुल डिवाइन एबिलिटी क्यों ना हो, फिर भी वो सेकंड स्टेप की कल्टीवेटर को सरपास नहीं कर सकती, क्योंकि सेकंड स्टेप कल्टीवेशन में लोग प्राइमल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे प्राइमल फोर्स ओरिजिन एनर्जी भी कहा जाता है। ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि हेवन एंड अर्थ के लास्ट तक को चैलेंज कर सकती है। सेकंड स्टेप कल्टीवेशन में इसी प्राइमल फोर्स ओरिजिन एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रू करने के लिए। जिस खतरनाक एनर्जी का ली डाउसी यहाँ पर नमूना दिखा रहा था, साथ ही साथ वो वांगलिंग को धमकाते हुए कह रहा था कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, वो सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट और साथ ही साथ अपना सोल पपेट मेरे हवाले कर दो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर ऐसा नहीं करते तो मैं अपनी प्राइमल फोर्स ओरिजिन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें रात में बदल दूंगा। ये कहते हुए अपने प्राइमल फोर्स ओरिजिन एनर्जी को ज्यादा तेजी के साथ अनलीश करने लगा, जिसके प्रेशर से वांगलिंग भी पीछे की तरफ धकेला जाता है। साथ ही साथ वांगलिंग ने फिर से अपनी सेलेस्टियल सोड को बाहर की तरफ निकाल लिया, जहाँ वांगलिंग कहता है कि अगर तुम्हें लड़ने की ख्वाहिश है तो चलो लड़ते हैं। पर ये सुनकर तो ली डाउसी थोड़ा सा परेशान हो गया। वो अपने मन में कह रहा था कि मैंने अपने प्राइमल फोर्स ओरिजिन एनर्जी को कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया है और वो जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर इसी तरह से मैं इस एनर्जी को एग्जॉस्ट करता रहा तो इस तरह से मैं कॉर्पोरल यंग रेल में इंटर कैसे करूंगा? मुझे इस आदमी की कोई ना कोई कमजोरी ढूंढनी होगी, तभी मैं इसे हरा सकता हूँ। ये कहते ही ली डाउसी अपने मन में सोचने लगा कि ज़ू इतना ज्यादा ताकतवर है, फिर भी वो सेकुलेशन में बिल्कुल अलग रहता है, एक नॉर्मल इंसान की तरह, जबकि उसने अपने बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, इवन कि उसने अपने इतना पावरफुल सोल पपेट भी अपने बेटे को दे दिया था। जरूर इसकी कोई ना कोई खास वजह होगी। मुझे वांगलिंग की कमजोरी ढूंढना होगी ताकि मैं उसकी डाउ हार्ट को कमजोर करके उसी मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला करके उसे जान से मार सकूं। ये सब सोचते हुए यहाँ ली डाउसी वांगपिंग की तरफ देख रहा था, जो देखकर वांगलिंग फौरन से उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है, जिस पर ली डाउसी वांगलिंग से कहता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा सीरियस क्यों हो? मैं तो बस सिर्फ
देखना चाह रहा था तुम्हारे बेटे को, और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस मॉडल को ये बात मालूम भी है कि वो ऑलरेडी बहुत अर्से पहले ही मर चुका था, कि उसकी असली फिजिकल बॉडी नहीं। जो बात सुनकर तो वांग पिंग भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या यहाँ वांग लिंग को इस बात से बहुत ही जरा गुस्सा आ गया था, और वो गुस्से के साथ एक स्लैश अटैक लगाते हुए कहता है कि खामोश हो जाओ। जिस स्लैश अटैक को ली डाउसी ब्लॉक करने लगा, साथ ही वो अपने मन में कह रहा था कि अब मैं समझ गया कि वांग लिंग की कमजोरी उसी का यही इमॉर्टल इंसान बेटा है, सिर्फ इसी से मैं वांग लिंग को कमजोर कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो वांग लिंग के साथ फाइट करते हुए साथ ही वांग लिंग से कह रहा था क्योंकि अब उसकी फिजिकल बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि वो मर चुका था, और तुमने उसकी सोल को जबरदस्ती यहाँ पर रखकर गोल्डन सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करके उसके लिए दोबारा से फिजिकल बॉडी बनाई, और उसकी सोल को तुम बिना उसकी मर्जी के यहाँ इस दुनिया में बांध कर रखे हुए हो। वांग लिंग उसके साथ फाइट करते हुए कह रहा था कि कमीने खामोश हो जा। जो कहते हुए वांग लिंग गुस्से के साथ उसे एक जोरदार पंच करता है, लेकिन ली डाउसी तो दूसरी तरफ फंसते हुए यहाँ पर खुद को थर्ड एनर्जी में कन्वर्ट करके कहता है कि तुम्हारी टेक्निक बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये मुझे रोक नहीं पाएगी तुम्हारा राज जानने से। जो सब कहते हुए ली डाउसी तेजी से वांग पिंग की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ वो सोच रहा था कि मैं वांग पिंग की सोच सी के अंदर जानकर देखूंगा ताकि मुझे जानने को मिल सके कि आखिर ऐसा क्या है इस लड़के में जो कि इतने पावरफुल कल्टिवेटर ने अब तक किसी इंसानी हालत में इस तरह से जिंदा रखा हुआ है। ली डाउसी वांग लिंग के बैरियर को तोड़ते हुए कह रहा था कि वैसे भी ये हेमंस की लॉ के खिलाफ है, तुम किसी मरे हुए को इस तरह से जिंदा नहीं रख सकते। वांग लिंग भी अपनी पूरी रफ्तार के साथ ली डाउसी के पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तब तक हम देखते कि ली डाउसी यहाँ वांग पिंग के सोल सी के अंदर इंटर कर जाता है, जहाँ उसे वांग पिंग की सोल दिखाई थी। उसे देखकर वो खुश हो रहा था, पर तभी अचानक उसकी नजर पीछे की तरफ मौजूद दो सोर्ड एनर्जी पर पड़ गई। जिन दो जायंट गोल्डन सोर्ड एनर्जीज को देखकर तो वो घबराते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों तो निर्वाणा क्लींसिंग सोर्ड एनर्जीज है। तब तक वांग लिंग का बाहर मौजूद वो बैरियर भी दोबारा से रिस्टोर हो गया, और उसी के प्रेशर के कारण ली डाउसी पीछे की तरफ दिखेला गया। वो देखता है कि वांग लिंग उसकी तरफ आ रहा था, वो बहुत ज्यादा डर चुका है, और डर के मारे वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगा। इवन कि ली डाउसी का थंडर बीस्ट भी यहाँ पर वांग लिंग के सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट का मुकाबला नहीं कर पा रहा, और वो भी अपने मालिक के पीछे पीछे भागने की कोशिश करता है, जबकि ली डाउसी तो दूसरी तरफ इतना सारा घबरा चुका था कि वो खुद से बातें करते हुए कह रहा था कि ये आदमी तो पूरी तरीके से पागल है, इसके पास इतनी सारी टेरिफाइंग सोर्ड एनर्जी है, और इसने इन सोर्ड एनर्जी का इस्तेमाल कैसे किया सिर्फ एक मॉडल के लिए फिजिकल बॉडी बनाने के लिए। अगर इसने उन सोर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला किया होता तो मैं कब का मारा जा चुका होता। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी। जो कहते हुए अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वांग लिंग भी गुस्से से आग बगोला हो रहा है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इसी गुस्से के साथ वांग लिंग ने एक नई तरह की एनर्जी अपने सोर्ड के अंदर इकट्ठा करते हुए फिर से यहाँ ली डाउसी पर चल दी। जिस स्लैश अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ली डाउसी भी सरप्राइज हो गया था, और वो हैरान होते हुए कहता है कि ये तो प्राइमल फोर्स ओरिजिन सोर्ड डिवाइन एबिलिटी है, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है? फर्स्ट स्टेप कल्टिवेशन पर होकर भी ये प्राइमल फोर्स डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? अब उस स्लैश अटैक को ब्लॉक भी तो करना था, इसलिए हम देखते हैं कि ली डाउसी अपनी जगह पर रुकते हुए कहता है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया अपने प्राइमल फोर्स के सोर्स को बाहर निकालने के लिए, जो कि एक थंडर कैलिड्रोन था। उसी से ली डाउसी को उसकी प्राइमल फोर्स ओरिजिन एनर्जी मिलती थी। जिस प्राइमल फोर्स थंडर कैलिड्रोन को वो वांग लिंग के स्लैश अटैक की तरफ बेचकर उससे टकरावा देता है, इसकी वजह से वहाँ पर काफी खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट हुए, लेकिन उसने वांग लिंग के अटैक को आखिरकार ब्लॉक कर ही लिया था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ ली डाउसी अब अपने प्राइमल फोर्स सोर्स थंडर कैलिड्रोन को साइज में काफी जरा बड़ा कर देता है, जिसके अंदर वो वांग लिंग को ट्रैप करने लगा। उसका प्रेशर बहुत ही जरा खतरनाक था, और वो आखिरकार यहाँ वांग लिंग को उसमें ट्रैप करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ली डाउसी भी यहाँ एक स्पिरिट फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए सीधा उस कैलिड्रोन के अंदर जाकर समा गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसका थंडर बीस्ट भी सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट से अपनी जान बचाते बचाते फिर से जाकर उस थंडर कैलिड्रोन के अंदर समा गया। इसके बाद यहाँ वांग लिंग को ली डाउसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि वांग लिंग से कह रहा था कि ज़ूमू चलो अब हम दोनों ही इस थंडर कैलिड्रोन के अंदर हैं, देखते हैं कि मेरे इस थंडर कैलिड्रोन के अंदर तुम सरवाइव करते हो या फिर मैं। जो कहती ली डाउसी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है रिफाइन। इसी के साथ हम देखते हैं कि कैलिड्रोन के आसमान से आग बरस कर नीचे की तरफ आने लगी। ये फिल्म बहुत ही जरा खतरनाक थी, जो कि अपने अंदर मौजूद हर एक चीज को रिफाइन कर सकती है। वांग लिंग भी ये देखकर अपने सेलेस्टियल सोर्ड के स्लैश अटैक्स का इस्तेमाल करते उस कैलिड्रोन के वॉल को ब्रेक करने की कोशिश करता है। इवन कि वांग लिंग का इल्यूजन इन पबड़े भी बाहर की तरफ आते उस थंडर कैलिड्रोन के वॉल पर पंचेस करते उसमें टैक्स लाने शुरू कर चुका, लेकिन वांग लिंग देखता है कि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो क्रैक्स दोबारा से रिकवर हो जाते थे। दूसरी तरफ वांग लिंग का सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट भी उस थंडर कैलिड्रोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि वांग लिंग यहाँ पर अपने गॉड शूटिंग चैरियट के तीसरे सील को अनलॉक करने लगा, जिसकी वजह से वांग लिंग के सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट की ताकत और सारा बढ़ जाएगी। पर वांग लिंग जब यहाँ हेयर साइंस बनाते हुए ये सब कर रहा था, तो दूसरी तरफ ली डाउसी उन रून्स को देखते हुए हैरान होकर कह रहा था कि आखिर ये वांग लिंग क्या कर रहा है? इसकी बॉडी के आसपास मौजूद इन रून्स को देखकर आखिर मेरा दिल और दिमाग इतना सारा पैनिक क्यों कर रहा है? ली डाउसी अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक वांग लिंग ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है गॉड शूटिंग चैरियट थर्ड सील अनलॉक। जो कहते साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वांग लिंग के सिल्वर हॉर्न थंडर
थंडर बीस्ट की एनर्जी बढ़ने लगी। उसकी थंडर पावर और साथ ही साथ उसका साइज बढ़ता जा रहा था। इवन कि सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट का सिंग भी साइज में काफी जरा लंबा हो जाता है। जो देखकर तो ली डाउजी घबराते हुए कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। आखिर ये किस तरह का थंडर बीस्ट है? ये सब कहते हुए अपने डिवाइन थंडर बीस्ट को यहाँ समन कर लेता है फाइट करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ वो डिवाइन थंडर बीस्ट तो इस सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट को अपने सामने देखकर घबराते हुए फौरन से उसके सामने झुककर हार मान चुका था, जैसे कि वो ज्यादा फाइट नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट भी अपने मुंह के अंदर आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करते हुए एक पावरफुल ब्रेथ के साथ फौरन से उस थंडर कैलिडोन के वॉल पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस थंडर कैलिडोन के वॉल पर बहुत सारे क्रैक आ चुके थे। जो देखकर वांगलिंग का इल्यूजन यिन पपेट भी फिर से आगे की तरफ बढ़ते उस वॉल को पंच कर चुका। जो देखकर ली डाउजी तो बहुत सारे घबरा गया था। बाकी बारी वांगलिंग की थी, जहां पर हम देखते हैं कि वो अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड के अंदर एनर्जी इकट्ठा करते हुए पावरफुल क्लिव ब्लू स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक को एक्टिवेट करके फिर से उस कैलिडोन के वॉल पर हमला कर देता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए ली डाउजी ने अपने सामने एक शील्ड भी बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बल्कि वो स्लैश अटैक उसकी बॉडी को पेनिट्रेट करने के साथ साथ सीधे जाकर उस कैलिडोन के वॉल से टकरा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही टेरिफाइंग ब्लास्ट हुआ और वो थंडर कैलिडोन पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली डाउजी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होकर पीछे की तरफ दिखेला गया था, जो कि जख्मी हालत में अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। वांगलिंग का सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट और साथ ही साथ वांगलिंग का इल्यूजन यिन पपेट उसके पीछे पड़े हुए थे, जबकि पीछे की तरफ सिर्फ वांगलिंग बच चुका था और ली डाउजी का वो डिवाइन थंडर बीस्ट, जो कि वांगलिंग के सामने अपना सर झुका चुका है और वो सीधे जाकर वांगलिंग की बॉडी के अंदर इंटर कर गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग वापस से अपने उस बूढ़े फॉर्म में आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वांगपिंग और मिस किंगी भी उड़ते हुए यहाँ वांगलिंग के पास आ गई, जहाँ पर वांगपिंग वांगलिंग से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि फादर उस आदमी ने जो कुछ भी कहा क्या वो सच है? वांगलिंग कोई जवाब नहीं देता और वो खामोशी से खड़ा था, जिस पर वांगपिंग कहता है कि जिस लम्हे मैं कल्टीवेशन स्टार्ट करूंगा उसी लम्हे मेरी सोल शटर कर जाएगी। यही सच है ना? और ये बात भी सच है कि मेरी फिजिकल बॉडी सोल एनर्जी से बनी हुई है, मतलब मैं बहुत अर्से पहले ही मर चुका था। ये सुनकर मिस किंगी तो इमोशनल होकर रोने लगी। वांगलिंग दूसरी तरफ वांगपिंग की तरफ पलटते उससे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम नहीं मरे बल्कि तुम ही हो। वांगपिंग तो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। वो अपने फादर से कहता है कि आपने मुझे सिखाया था कि अगर मेरे सामने पहाड़ आ जाए तो मैं उसे चढ़कर पार करूं और अगर मेरे सामने समंदर आ जाए तो मैं उसे तैरकर पार करूं, लेकिन रुको नहीं। चाहे फिर मेरे सामने हेवन और अर्थ ही क्यों ना हो, मैं कभी भी किसी के सामने झुकूं नहीं। असल में अगर सच कहूं तो मैं बहुत अर्से पहले ही अपने सवालों के जवाब जान चुका था, लेकिन कभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनका सामना कर सकूं। मैं कभी कल्टीवेशन नहीं कर सकता, मेरे बच्चे नहीं हो सकते थे। 70 साल हो गए लेकिन मैं कभी बीमार नहीं हुआ और ना मुझे कभी थकन महसूस हुई। अब मुझे ये भी समझ आ गया कि जब मैं छोटा हुआ करता था तो अक्सर मुझे एक ऐसी दुनिया के ख्वाब आते थे जिस दुनिया में मेरे सामने 2 गोल्डन सोर्स हुआ करते थे, और अब मैं समझ चुका कि वो मेरा ही सोल सी है। वो आदमी सच कह रहा था। यहाँ पर वांगपिंग का समय पूरा हो चुका था, इसलिए हम देखते हैं कि वांगपिंग की बॉडी के अंदर से गोल्डन एनर्जी अनलीश हो रही थी। वांगपिंग पीछे की तरफ पलटते हुए कहता है कि मैं यानी कि वांगपिंग की कोई भी मां नहीं, लेकिन फिर भी मैं खुशनसीब हूँ कि इस दुनिया में मुझे मेरा बाप मिला और मेरे साथ मेरी बीवी मिस किंगी खड़ी थी। मिस किंगी तो ये सब सुनकर इमोशनल होकर फूट-फूट कर रो रही थी। दूसरी तरफ वांगपिंग वांगलिंग से कह रहा था कि आपने इस बात को मुझसे 70 साल तक इसलिए छुपा कर रखा था कि मैं एक अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपनी वाइफ मिस किंगी से कहने लगा कि अगर कोई दूसरा जन्म हुआ तो मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा और तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये सुनकर मिस किंगी फौरन से वांगपिंग के गले लग जाती है और वो रोते हुए कहती है कि वांगपिंग मैं तुमसे अलग होना नहीं चाहती। ये कहते हुए जहाँ मिस किंगी रो रही थी, दूसरी तरफ वांगपिंग की आंखों में आंसू नहीं थे, इसलिए वो जरा इमोशनल होते हुए कहता है तो आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास तो आंसू भी नहीं है। वो मिस किंगी के आंसू को पोंछकर फौरन से यहाँ वांगलिंग के सामने घुटनों पर बैठ गया, जहाँ वो वांगलिंग से कहने लगा कि फादर मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो आपसे वादा किया था कि मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगा, मैं उस वादे को पूरा नहीं कर पाया। प्लीज मेरे बात भी आप अपना ख्याल रखना। ये सब सुनकर तो वांगलिंग की आंखों में भी आंसू भर आए थे। वो वांगपिंग का बचपन याद करता है, जहाँ बहुत ही प्यार से वांगलिंग उसे दवाई पिलाता था और वो हर बार कहता था कि फादर ये दवाई बहुत ही कड़वी है। वांगपिंग भी वही सब कुछ याद कर रहा था, जहाँ मरते मरते आखिरी अल्फाजों में वांगपिंग कहता है कि फादर ये दवाई बहुत कड़वी है। और इसी के साथ वांगपिंग की फिजिकल बॉडी गायब हो गई, जो देखकर तो वांगलिंग उसे रोकना चाहता था, लेकिन आखिर वो क्या कर सकता है, वो पूरी तरीके से टूट चुका है। वांगलिंग की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। दूसरी तरफ मिस किंगी भी फूट-फूट कर रो रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग वांगपिंग की सोल को इकट्ठा करके
अपने हेवन डिफाइन बीट के अंदर रख लेता है, जो करने के बाद वांगलिंग वहाँ से जाने लगा था। तभी पीछे की तरफ मौजूद मिस किंगी वांगलिंग से कहती है कि फादर, मैंने वांगपिंग से वादा किया था कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी, फिर चाहे मुझे उसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े, मुझे और नहीं जीना, मुझे वांगपिंग के साथ ही रहना है। ये सब मिस किंगी रोते हुए कह रही थी, जो सब सुनकर वांगलिंग उससे सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुमने वाकई में ये फैसला कर लिया, एक बार फिर से सोच लो, कहीं तुम्हें कोई पछतावा ना हो। जिस पर मिस किंगी अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है कि मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। जो सुनकर वांगलिंग अपनी 2 उंगलियों की पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मिस किंगी के सोल को भी कैप्चर करके अपने हेवन डिफाइन बीड में वांगपिंग के साइड पर रख देता है। वांगलिंग का दिल इस वक्त बहुत ही उदास था। वो वांगपिंग के साथ गुजारी हुई अपनी सारी जिंदगी को याद करने लगा। वांगलिंग हर एक चीज को रिवर्स में याद करता है, वांगपिंग के मरने से शुरुआत लेकर पीछे की तरफ चलते चलते हुए वांगपिंग के बचपन की तरफ बढ़ते हुए आखिरकार उस समय पर आ जाता है जहाँ वांगपिंग की पहली बार वांगलिंग से मुलाकात हुई। जब वांगपिंग ने वांगलिंग के हाथ पर काट लिया था और वांगलिंग ने उससे कहा था कि तुम रिजर्वेंट एनर्जी से बने हुए हो, तुम्हें मारने के लिए बनाया गया है, लेकिन मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। मोटर ड्राइव में बेचकर तुम एक इंसान की जिंदगी गुजारोगे, वो जिंदगी सिर्फ तुम्हारी होगी, उस जिंदगी पर तुम्हारा हक होगा। वांगलिंग बेशक वांगपिंग को खोकर दुखी जरूर था, लेकिन वो जानता था कि ये दिन एक न एक दिन जरूर आएगा और वैसे भी किस्मत से कौन ही भाग सकता है, जो बोओगे वही तो काटोगे। ये सब सोचने के बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग यहाँ पर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने लगा, जहाँ पर वो एक कदम लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। अचानक से हम देखते हैं कि वांगलिंग की बॉडी के अंदर लाइफ एंड डेथ डोमेन के अलावा एक और दूसरा डोमेन बनने लगा था, जहाँ पर वांगलिंग कह रहा था कि लाइफ एंड डेथ डोमेन से भी ऊपर होता है कर्मा डोमेन, और वांगलिंग की बॉडी के अंदर जो सेकंड डोमेन बना है वो यही है कर्मा डोमेन, जिसे काज एंड इफेक्ट डोमेन भी कहा जाता है। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।